ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री का यही है जो है यहाँ पर रोजगार। बताएंगे आखिरकार क्यों रेपिस्ट प्रज्वल पर भड़क गए, क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने मैनपुरी में लगा दी बीजेपी की क्लास। कहा चंदे का धंधा ज़ोरों से चला और अब बीजेपी की पोल खुल चुकी है, पूरा देश जान चुका है कैसे आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। वाराणसी से चुनाव लड़कर दोस्तों स्मृति ईरानी को फंसा दिया। केएल शर्मा के सामने नहीं जीत पाएंगी स्मृति ईरानी। और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर रायबरेली की सीट पर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मच गया है क्योंकि राहुल के आने के बाद बीजेपी को झटका। और बताएंगे केजरीवाल को क्या 7 तारीख को मिल जाएगी ज़मानत। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले रायबरेली से उतरने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी में मचा दिया हड़कंप। आपको बताते चले रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इस बार अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया है। आपको बताते चले रायबरेली की सीट राहुल गांधी के ख़ानदान की सीट मानी जाती है। कई दशक तक इंदिरा गांधी उसके बाद राजीव गांधी ने उस सीट पर चुनाव लड़ा और अब अपनी दादी की विरासत संभालते हुए सीट पर राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल ये समीकरण ऐसे ही नहीं बैठा है। वाराणसी की सीट बहुत सोच समझ कर दी गई है। बताया जा रहा है वाराणसी की असली सीट का असली मास्टरमाइंड इस खेल के अखिलेश को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा था कि अगर कोई इंडिया गठबंधन से यूपी में कोई भी कांग्रेस परिवार का नहीं चुनाव लड़ेगा तो लोगों का इंडिया गठबंधन पे से विश्वास उठेगा। इसलिए आपको बताते चले टीपू को असली खिलाड़ी माना जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले इस खेल के रचयिता कि कौन सी सीट से कौन उतरेगा ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली जिससे कि दोस्तों शे और मात दोनों हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को मैनपुरी में लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले मैनपुरी में डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि अब तो ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी की विदाई की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर बीजेपी के सपोर्टर हैं अब तो वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देख लिया कैसे चंदे का धंधा बीजेपी ने तेज़ों से चलाया है और पूरे चंदे का जो घोटाला हुआ, जो दुनिया के सामने चुनावी बॉन्ड का सच आया, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ। यही नहीं दोस्तों, इसका असर तो चुनाव पर पड़ा ही है, चुनावी बॉन्ड का, जाहिर सी बात है। लेकिन उससे भी बड़ा असर दोस्तों ये पड़ा है कि अभी हाल ही में रेवन्ना कांड हुआ है और उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते फिर रहे थे। एक ऐसा रेपिस्ट जिसने कई महिलाओं का यौन शोषण किया, लगभग 3000 महिलाएँ बताई जा रही हैं। ऐसे इंसान के लिए इस देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता फिर रहा था। इसी को लेकर अखिलेश ने इस मुद्दे को भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल तमाम जो देश की संपत्तियां हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति को दी जा रही हैं और जो गरीब है वो और भी गरीबी में नीचे धकेलता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार इनकी विदाई ऐसे करेंगे ढोल नगाड़ों से कि लोगों की एंट्री भी ऐसे नहीं होती होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब मैनपुरी में डिम्पल यादव के लिए प्रचार किया तो डिम्पल यादव ने भी बयान दे डाला कि अब की बार बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों तड़ी पार होने जा रही है। अब की बार 400 हार का नारा जो चला है, पीडीए ने जो दिया है, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने जा रहा है। और दोस्तों अगर बीजेपी का गेम ओवर होगा इस चुनाव में तो सबसे बड़ा झटका लगेगा योगी बाबा को, क्योंकि दोस्तों योगी की आधी राजनीति तो केंद्र की वजह से ही चल रही है। आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जुल्म का खेल चल रहा है, जैसे ही सत्ता पलटी दोस्तों वो सारा खेल पलट जाएगा, क्योंकि केंद्र में जो लोग हैं वही सारा मामला सेट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर, अरविंद केजरीवाल को 7 तारीख को मिल सकती है बेल। केजरीवाल आ सकते हैं जेल से बाहर। दरअसल दोस्तों हालांकि ये कहा जा रहा है कि क्या चुनाव के बीच में हमें केजरीवाल को बेल दे सकते हम चाहें, तो जजों ने इस पर सहमति की है। मतलब आपको बताते चले मनु सिंघवी की कल जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी पुख्ता सबूत के गिरफ्तार किया गया है। ये सबूत हाल ही के नहीं, ये सबूत 2023 के हैं जिसके बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के पास ऐसा कोई ईडी के पास सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे।
यही पूरा मामला नहीं है दोस्तों। अब कोर्ट ने इस पर कहा है कि आप तैयार रहिए, 7 तारीख को इस पर बेल पर हम बहस कर सकते हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि केजरीवाल को 7 तारीख को बेल मिल सकती है, इस पर जज ने सहमति जताई। हालांकि अभी इस पर बहस होगी कि बेल देनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर कहा गया है कि बेल दी जा सकती है चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आप समझिए दोस्तों, 2 चरणों के चुनाव निकल चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जो है यहाँ पर ख़ास करके बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो समझिए तीसरे चरण का चुनाव भी गया केजरीवाल के हाथ से, तो वो कहीं प्रमोट ही नहीं कर पाए। अब बचेंगे सिर्फ 2 चरण। तो इसमें दोस्तों आप समझिए, खैर जितना भी मिले उतना काफ़ी है। लेकिन दोस्तों मेन जो, जब शुरू से केजरीवाल अगर प्रचार करते तो उसका असर एक बड़ा असर रहता। लेकिन अब केजरीवाल को 3 चरणों के बाद बेल अगर मिल भी गई तो भी दोस्तों मोदी सरकार का आधा काम तो हो गया है। वो तो यही चाहती थी कि दोस्तों केजरीवाल प्रमोशन ना कर पाएँ, वो प्रचार ना कर पाएँ, आम आदमी पार्टी टूट जाए। बीजेपी ने इन दिनों में काफ़ी कोशिश की विधायक खरीदने की, पार्टी को तोड़ने की, लेकिन दोस्तों बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, क्योंकि केजरीवाल ने अपने सारे सांसदों को अपने उसमें कर रखा हुआ है दोस्तों, ताकि कोई भी बेईमानी ना कर सके। यही कारण है जो बीजेपी जीत कर भी हार गई। आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी की हुई हवा टाइट। स्मृति ईरानी को लगने लगा दोस्तों केएल शर्मा से डर। दरअसल दोस्तों इस बार खास करके गांधी परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को उतार दिया है जो अमेठी में, जिसका दोस्तों दिन रात उठना बैठना, यही नहीं दोस्तों, अमेठी में रहने वाला व्यक्ति अमेठी के एक एक घर को जानता है। केएल शर्मा एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो अमेठी में बहुत ही लंबे समय से हैं और अमेठी का एक एक घर उन्हें जानता है और वो अमेठी के लोगों को जानते हैं। स्मृति ईरानी के लिए दोस्तों अब की बार मुश्किल ये है कि अमेठी से जीतना उसके लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल का काम होने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी को 2019 में जानबूझकर अमेठी से चुनाव हराया गया था, वो हारे नहीं थे और स्मृति को जिता दिया गया था। जबकि 2014 में दोस्तों राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था और उसके बाद फिर हारने के बाद वो वहाँ पर काम करती रही अमेठी में, और 2019 में उन्हें फिर जीत मिल गई राहुल के सामने। लेकिन कहा जाता है 2019 में भी वो राहुल से हारने वाली थी, पर कुछ बेईमानी कर उन्हें जिताया गया। खैर वो सब बातें तो बात की, हार और जीत मेन होती है। तो 2019 में स्मृति ईरानी जीत गई। लेकिन दोस्तों अब 2024 का रण बदलने वाला है। 2024 में दोस्तों स्मृति ईरानी, अजय राय जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया है कि स्मृति ईरानी 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारने वाली हैं, क्योंकि केएल शर्मा दोस्तों अमेठी का एक एक घर जानते हैं, एक कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के दोस्तों। लेकिन केएल शर्मा का रुतबा और दबदबा जो है खास कर बहुत ज़्यादा अमेठी में लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए कुछ किया तो है नहीं, ये बात तो साफ़ है। अमेठी के लोग परेशान हैं। अब केएल शर्मा सत्ता में जो यहाँ पर स्मृति ईरानी कैसे हराएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब की बार भाजपा भी गई और स्मृति भी गई, दोनों के जाने की खुशी जो है हम लोग मनाएंगे जल्दी ही, जबकि रिज़ल्ट आएगा सामने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए श्याम रंगीला। श्याम रंगीला बोले मैं लड़ूंगा मोदी से, जो सूरत में हुआ वो मैं वाराणसी में नहीं होने दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए श्याम रंगीला उतर पड़े हैं। श्याम रंगीला ने ऐलान कर दिया है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। उनका साफ कहना है कि भले ही मैं जीतूँ या हारूँ इससे मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों तो राजस्थान के रहने वाले हैं श्याम रंगीला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोदी की आवाज़ उतारता हूं तो मैं मोदी की नकल करता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की वजह से मेरा घर चल रहा है और मैं मोदी को बुरा भला बोलता हूं। श्याम रंगीला ने दोस्तों बेचारे ने एक एपिसोड किया था, लाफ्टर चैनल 2017 में आता था जो हंसी मजाक का शो, उस दौरान श्याम रंगीला का एक एपिसोड बैन करा दिया था मोदी सरकार ने। यही नहीं, कई और उनको प्रोजेक्ट मिले, लेकिन लोग ये कहकर टाल देते थे कि आपके इस एक्ट में थोड़ी सी बस ये मिस्टेक है कि इसमें राजनीति आ रही है और हम इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते, सरकार ने मना किया है। तो आप सब